सर हाँ सर पार्ट 2 का अपने सेक्शन डी में से D7 तक दिया है, लेकिन हमारी शीट में D4 तक ही है। तुम्हारी शीट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है डी सेक्शन के। यस सर, ऑब्जेक्टिव के। अच्छा, ऐसे कैसे है? तुम्हारे पास शीट का पीडीएफ है क्या? नहीं सर, PDF तो नहीं है। ओके, तो वो जो 4 क्वेश्चन है ना, उनका फोटो खींच के भेजो तो मेरे को। यस सर। यस सर, भेज दिया। ओके, अच्छा बस यही 4 क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, चलो यही 4 करो। अगले पेज पे और नहीं है इसमें? नहीं सर, सेक्शन ई चालू होता है सर। ओके, कोई नहीं, यही 4 करो। डाउट्स पूछ लो, सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है उनमें से डाउट्स पूछ लो बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर D4 ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का D4 लिफ्ट वाला क्वेश्चन है ना। देखो इसमें क्या दिया हुआ बेटे। एक लिफ्ट है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ठीक है। इसके अंदर लगी हुई है एक पुली, और लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक है। राइट साइड में क्या है, रस्सी जाके कनेक्ट होती है एक शाफ्ट से, और उस शाफ्ट पे स्ट्रिंग वाइंड हो रखी है। और ये पूरा जो है एक एनकेस्ड है इन अ ब्लॉक, है ना। इस तरह से कोई एनकेसिंग इसकी है। अच्छा, हमें बोला जा रहा है कि ये जो मोटर है ये खुद 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है ना, और स्ट्रिंग वाउंड हो रही है किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से।
वो भी 2 मीटर पर सेकंड से वाइंड हो रही है। तो ये ब्लॉक है आपका बी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है ना बच्चों। अच्छा, किसी से हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? सर आप ही बता दीजिए ना। तो देखो बेटे, हम यहाँ पर रस्सी ना 3 पार्ट में बटी हुई है, L1, L2, L3, है ना। और ये तीनों का सम मिला करके जो है वो कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt should be equal to 0। अब देखो b की जो वेलोसिटी है वो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर मान लेते हैं थोड़ा।
तो बच्चों dl1/dt को क्या लिखोगे आप? क्या इसको 2 माइनस v लिख सकते हैं? यस सर। है ना? dl2/dt को क्या मैं 2+2 लिख सकता हूँ? देखो जरा, हाँ सर। ये 2 से ऊपर जा रहा है ना? ये लिफ्ट 2 से ऊपर जा रही है, तो ये पुली भी उसके साथ 2 से ऊपर जा रही है, और ये 2 से नीचे आ रहा है, तो dl2/dt क्या हो जाएगा? 2+2। और dl3/dt को क्या लिखोगे बच्चों? 2। 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्ट्रिंग उसी रेट से वाइंड हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू इसकी। समझ में आया लॉजिक बच्चों? यस सर, समझा। और बोलो बच्चों, और क्या डाउट है D4 के बाद? ओके, पार्ट 1 में से कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। देखो, ये हमारे पास था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब एक और कंस्ट्रेंट होता है जिसको बात करेंगे, उसको हम वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, या उसको कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, या उसको देखो ये क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। ये यूं कहता है कि अगर तो दो रिजिड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है, ये कॉमन कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। क्यों बच्चों? जैसे ये पीछे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को अगर आप a1 मानो, इसके एक्सेलरेशन को a2 मानो, यहाँ पर फ्रिक्शन भी मान लो, तो क्या हम बोल सकते हैं a1 a2 के बराबर ही होना चाहिए? और यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो हमने कांटेक्ट कंस्ट्रेंट की वजह से कहा है। यस सर। तो भाई देखो, बात क्या है कि अगर मान लो पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया आगे वाले से, तो क्या होगा? पीछे वाला आगे वाले को डिफॉर्म कर देगा, इसका मतलब, जो कि हम मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मान लो पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम हुआ, आगे वाले का ज्यादा हुआ, इसका मतलब तो क्या है? पीछे वाला पीछे रह जाएगा, आगे वाला
आगे निकल जाएगा, है ना। तो फॉर देम टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। और देखो देखिए, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है ना। मान लो ये फिक्स्ड है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो आप क्या बोलते हो, ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट की तरफ नीचे। ऐसे नीचे जाता है। यस सर। देखो, क्या हम बोल सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए कि ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा, क्योंकि वेज का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो ही तो है। यस सर। तो आप इसका स्टेटमेंट इस तरह से याद रख सकते हो, कैसे? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस और सर, वेलोसिटीज। हाँ सर जैसे कि वो ब्लॉक मूव हो रहा है किसी वेलोसिटी से सर, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना, तो उसके कंपोनेंट्स हाँ, के वो हिसाब से वहां पर। इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर फोर्सेज एक्ट, है ना। जो भी यस फोर्स लग रहा हो, लेकिन क्या होगा, इस वो किसी कोई कंडीशन नहीं है, इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। सर। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट किस डायरेक्शन में बच्चे? अलोंग कॉमन नॉर्मल। वो इक्वल ही रहेंगे बच्चों, है ना। जैसे अगर मान लो ये वेज जैसे यहाँ पर रुका हुआ था, अगर वेज चलेगा भी ना, मान लो ऐसा हो जाए कि वेज भी चल रहा है, ब्लॉक भी चल रहा है, उस केस में भी क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन का जिधर भी हो, उसका ये वाला कंपोनेंट और वेज के एक्सेलरेशन का भी ये वाला कंपोनेंट, ये आपस में बराबर ही रहेंगे। वरना देखो कांटेक्ट ही नहीं रह पाएगा। अगर आप ये मान लो ब्लॉक का इस तरफ एक्सेलरेशन वेज से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ब्लॉक या तो धीरे। मतलब ब्लॉक जो है वो वेज के अंदर ही घुस जाएगा एक तरीके से, है ना। अगर इसको A1 बोले, इसको A2 बोले, तो इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, इसका मतलब क्या है, ब्लॉक डिफॉर्म्स वेज। क्यों बेटे? यस सर। यस सर। और अगर A1 छोटा हो जाए A2 से, तो क्या होगा, नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट। तो कांटेक्ट में रहने के लिए क्या है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। या इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे,
मतलब Sir, हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? yes, यस सर। यस सर। अच्छा, अभी बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी थोड़ी देर पहले? नहीं सर। अरे, तो इसलिए मैं सोच रहा था, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। सर ये एक बार स्टेटमेंट्स, सर अब प्रीवियस पेज लगाइए। ये वाला। यस सर। यस सर। ओके, ये नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस ओके, अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। इसका यूज इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लो आपको कहा जाए, देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑन दिस वन। सर आप मुझे एक सेकंड के लिए ऊपर दिखा सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटे? तो एक सेकंड के लिए ऊपर वाला पेज दिखाइए ना। हाँ 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 हाँ,
सर इससे एक मिनट और ऊपर वाला। हाँ सर वो। ये वेज है ना, और ये एक रॉड है, ठीक है। रॉड जो है वो उसको हमने क्या कर रखा है, दो सपोर्ट्स के बीच में इस तरह से उसको अपन ने फिक्स कर रखा है कि वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है ना। रॉड कैन ओनली मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमें पता करना है फाइंड द रेशो ऑफ accelerations of the rod and the wedge. Find the ratio of accelerations of the rod and the wedge. ये हमें पता करना है बच्चों। कैसे पता करेंगे ऐसा? सर उनके जो कंपोनेंट होंगे नॉर्मल के अलॉन्ग सर वो इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ये रॉड है, ठीक है, और इस लाइन को अगर अपन आगे एक्सटेंड करें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आता है कितना, थीटा। रॉड का एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लेते हैं उसको A1 मान लेते हैं। अब देखो कैसी स्थिति है, ये रॉड का एक्सेलरेशन है, और ये इंक्लाइन सरफेस है, और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, A1 cos 90 माइनस थीटा, और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, A1 sin 90 माइनस थीटा, यानी कि ये बराबर आ जाएगा A1 cos थीटा। वेज की अगर बात करें तो ये रहा वेज, वेज का एक्सेलरेशन इधर A2, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एक्सेलरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा
क्या वो A2 sin थीटा हो जाएगा? हाँ सर। तो हम क्या लिख देंगे, A1 cos थीटा बराबर A2 sin थीटा। तो इसका मतलब इनके एक्सेलरेशंस का क्या रेशो आ गया बेटे, A1/A2। ये कितना होना चाहिए, tan थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। देखो इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लो ये वेज है ना, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। और क्या हुआ कि ये थोड़ा सा राइट साइड में डिस्प्लेस हो गया, है ना। थोड़ा सा किधर डिस्प्लेस हो गया बेटे, राइट राइट साइड में। साइड। ठीक है, मान लो कितना डिस्प्लेस हो गया राइट साइड में, x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, है ना। जैसे अगर मैं कोई एक इस पर रैंडम पॉइंट कंसिडर करूं, मान लो ये वाला पॉइंट, तो ये राइट साइड में कितना चला गया, x चला गया। ठीक है बेटे, और देखो इसके x जाने से वेज के परपेंडिकुलर ये गैप कितना क्रिएट हो गया, ये वाला गैप। क्या ये गैप को x sin थीटा लिख सकता हूं मैं? हाँ सर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो एक आ जाएगा x cos थीटा। ये गैप कितना आ जाएगा, गैप दैट गेट्स क्रिएटेड, ये बराबर है x sin थीटा, है ना। अब देखो क्या होगा बच्चों, वो जो रॉड है, रॉड को ये गैप फुल करना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो रॉड पहले इस जगह पे थी, रॉड वॉज एट दिस पोजीशन, तो अब रॉड को ये गैप तो फुल करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो Yes, रॉड sir. स्लाइड होगी, तो स्लाइड होकर के ऐसे ही तो किसी पोजीशन पे पहुंचेगी कि नहीं, हाँ सर। है ना। सर बट वो थोड़ा नीचे भी जाएगी ना, लेफ्ट साइड। क्या बेटे, सर वो थोड़ा डिस्प्लेस होगी ना लेफ्ट साइड की तरफ नीचे। नहीं जैसे ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है ना कि वर्टिकली ही मूव कर सकती है, ये दो तो बाउंड्रीज भी लगा रखी है ना अपन ने, हाँ सर, हाँ सर। उनकी वजह से वो वर्टिकली ही जा सकती है। अब क्या होना चाहिए, देखो मान लो रॉड ऐसे y डिस्टेंस वर्टिकली आ गई, कितना आ गई, y डिस्टेंस वर्टिकली, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 90 माइनस थीटा है, तो इधर वाला तो हो जाएगा y cos 90 माइनस थीटा यानी y sin थीटा, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना,
y sin 90 माइनस थीटा मतलब y cos थीटा। अब ये y cos थीटा और x sin थीटा बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी रॉड वेज के कांटेक्ट में बनी रहेगी, है ना।
sorry, actually I got disconnected. So हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चों, किसकी बात कर रहे थे? सर एक वेज था, हम लोग बात एक कर रहे थे रिगार्डिंग वेज कंस्ट्रेंट, है ना? यस सर। तो हमने वेज और रॉड के एक्सेलरेशन में रिलेशन पता कर लिया था। बेसिकली जो क्वेश्चन था हमारा वो यही था कि एक हमारे पास है वेज और एक हमारे पास है क्या, रॉड। तो हमने कहा था भाई रॉड का एक्सेलरेशन अगर अपन मान लेते हैं कुछ ए, वेज का एक्सेलरेशन मान लेते हैं बी, तो इनके एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन होंगे? A/B इज इक्वल टू tan थीटा। बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या ए को लिख सकते हैं बी tan थीटा। अब देखो ये तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस पता करने की बात हुई। अगर कोई हमसे ये बोल दे कि इनके एक्सेलरेशंस ही पता करो, तो वो कैसे पता कर पाएंगे बच्चों? फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और हमें क्या मानना है? assume all contacts are smooth, both have same mass m, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम क्या करें, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। रॉड को अगर आप देखोगे तो वेज का नॉर्मल उस पे लग रहा होगा और वो इस तरह से लग रहा है, और वर्टिकल के साथ नॉर्मल का एंगल थीटा ही आए, तो एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन उसका वर्टिकल डायरेक्शन में ही, तो हमें वर्टिकल फोर्सेस से ही मतलब है। एक mg उस पर खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा हो, तो इक्वेशन ऑन रॉड क्या हो जाएगी? mg माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, यस इक्वेशन। सर सर
दूसरी इक्वेशन वेज पे बनाएंगे। सर वेज पे नॉर्मल लगेगा ऐसा, उसका वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, तो इधर आएगा n cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा n sin। तो हम इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑन द वेज। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, n sin थीटा इज इक्वल टू mb। ये इक्वेशन नंबर 2 है। a बराबर लिखते हैं b tan थीटा के, है ना। नॉर्मल की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट n फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो n हो जाएगा mb बाई साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आ जाएगा mg माइनस mb बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ma। और a को क्या लिख दें, b tan थीटा। तो mg की वैल्यू आ गई mb tan थीटा प्लस mb cot थीटा। m से m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू b इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो b की क्या वैल्यू आ गई, g अपॉन tan थीटा प्लस। ये बात सुनना आती बच्चे। यस सर। सर सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ कम आ रही थी यार, अभी मैंने वॉल देखा और अब आ रही है ठीक से। सर बोलो। आप जब भी डिस्कनेक्ट हुए तो उससे पहले आप वो वाला करवा रहे थे, मतलब सेम क्वेश्चन बट अलग तरीके से, क्योंकि मतलब वो हाँ हाँ, वेज शिफ्ट हो। वो गैप वाले मेथड से, है ना। यस सर। तो वो गैप वाला मेथड वो अपना कंप्लीट हो गया था ना वैसा, कि नहीं हुआ था? नहीं सर। देखो भाई, वो यही वाली बात थी, हमने ये कहा था कि साहब ये वेज अगर कुछ x डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है ना, x डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, तो ये वाला जो गैप क्रिएट हो जाता है वो कितना क्रिएट हो जाता है, एक्स साइन थीटा। इस x साइन थीटा, है ना। गैप दैट गेट्स क्रिएटेड इज इक्वल टू x साइन थीटा। अब मान लो रॉड इस जगह पर, है ना, अब रॉड वर्टिकली स्लाइड कर रही है, तो रॉड तो स्लाइड करके ऐसे आएगी तभी इसके कांटेक्ट में रह सकती है ना। तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला जो रॉड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका अगर मैं कंपोनेंट देखूं इस डायरेक्शन में, तो वो x साइन थीटा के बराबर ही आना चाहिए, राइट। रॉड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, और इसका कंपोनेंट अगर मैं देखूंगा तो आएगा y cos थीटा, है ना। अगर ये y cos थीटा जो रॉड के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट है, अगर ये y cos थीटा x sin थीटा से कम रह जाता है तो क्या होगा, ये गैप पूरी तरह से फिल नहीं हो पाएगा और रॉड का वेज से कांटेक्ट छूट जाएगा। और यस यदि y sin थीटा y cos थीटा x sin थीटा से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, रॉड जो है वो वेज की सरफेस को भी कंप्रेस करके नीचे जा चुकी है, या तो उसको तोड़ के नीचे जा चुकी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमें क्या मानना पड़ेगा,
फिर तो x sin थीटा और y cos थीटा बराबर होने ही चाहिए, यानी कि y किसके बराबर होना चाहिए, x tan थीटा के, है ना। ये जो इक्वेशन आई इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू टेन थीटा। dy बाई डी टी आ जाएगा क्या बेटे, वेलोसिटी ऑफ रॉड, और dx बाई डी टी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेज इंटू टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉड मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, और d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेज मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू टेन। तो a बराबर आ जाएगा किसके, बी टेन। ये बात समझ में आती है बच्चों। यस। अब देखिए, देखो इसका एक और अच्छा सवाल है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट का। देखो हमें दिया जा रहा है एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है बच्चों। एक रॉड, क्या है, देयर इज अ रॉड, ए बी रॉड का नाम दे देते हैं। और जो ए एंड है वो फिक्स, और ये एंगल है, ये ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी in horizontal direction. Find the velocity of the end B of the rod at the instant shown in figure. इस इंस्टेंट पे बी एंड की वेलोसिटी क्या होगी, ए एंड जो है वो तो फिक्स कर रखा है, ए एंड फिक्स कर रखा है ना। हमें मानना है assume that B remains in contact with the block. सर उसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाल के करेंगे ना। हाँ,
सर हम इसे जैसे आपने मेथड 2 बताया वैसे कर सकते हैं क्या, कि मतलब जैसे बी थोड़े देर में एक्स बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो क्या है, वहां पर हमें रॉड की जो वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन फिक्स थी, है ना, रॉड नीचे ही आ यस रही सर। थी। यहाँ पर क्या है, अब आप बी एंड की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मानोगे, आपके पास ये भी एक प्रॉब्लम है ना। यस सर, यस सर। समझ रहे हो ना बच्चों, मतलब यहाँ पर एक इशू और खड़ा हुआ है अपने सामने। वो क्या है कि एंड बी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में अज्यूम करें। हाँ सर वो सर। सर वो तो डाउनवर्ड राइट साइड में होगा। सर मतलब जैसे वो रॉड गिर रहा देखो होगा उसके नीचे। पीछे लॉजिक क्या है अपना, हम ये बोल सकते हैं कि देखो ए और बी जो दो एंड्स है ना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी लेंथ कांस्टेंट है ना। यस सर। यहाँ पर दो दो कंस्ट्रेंट एक साथ लगेंगे, एक तो लगेगा लेंथ कंस्ट्रेंट, द लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज कांस्टेंट, hence velocity of separation between ends A and B is equal to 0। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, velocity of यस सर। separation between ends A and B is equal to 0, है ना। अब हाँ देखो सर। जो A एंड है वो तो रुका ही हुआ, A एंड is completely at rest। अब अगर A एंड completely at rest है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर जो एंड B है उसकी वेलोसिटी ए बी के परपेंडिकुलर ही रहे। बी की जो वेलोसिटी है वो ए बी के परपेंडिकुलर ही रहेगी, क्या ऐसा बोल सकता हूँ। यस बी की जो वेलोसिटी है वो ए बी के परपेंड, तो ये हमें बी की डायरेक्शन पता चल गई। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल फिर से थीटा आ जाएगा। अब देखो रॉड और इस ब्लॉक के बीच का कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन तो ये वाली डायरेक्शन है ना, तो होना क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल बिटवीन पॉइंट बी एंड द ब्लॉक, velocities must be equal। क्या बच्चों, सर ये स्टेटमेंट नहीं समझा। भाई हमने कांटेक्ट कंस्ट्रेंट कहा था ना, यस सर अगर यस। दो बॉडीज कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए। यस तो सर वही यस। चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ कि ये बी एंड जो है वो इस वाली सरफेस के कांटेक्ट में है। तो अब देखो कॉमन नॉर्मल क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही कॉमन नॉर्मल होगी, क्योंकि देखो बी तो सिर्फ एक पॉइंट है, राइट, और ये पूरी की पूरी एक सरफेस है, तो पॉइंट के तो सभी डायरेक्शन नॉर्मल ही है उसके तो, लेकिन ये जो सरफेस है इसके सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन सिर्फ ये है, यस तो सर। इसलिए कॉमन नॉर्मल को हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा, है ना। कॉम ध्यान दो, अगर आप रॉड के हिसाब से सोचते तो आपको लगता है यार नॉर्मल डायरेक्शन तो ये है,
ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए ये डायरेक्शन भी नॉर्मल है, लेकिन क्या ये डायरेक्शन उस ब्लॉक के नॉर्मल है क्या? क्या ये डायरेक्शन ब्लॉक के नॉर्मल है क्या? नो सर। ब्लॉक के नॉर्मल तो नहीं। सर एक डाउट है। तो ये एज अ रूल आप लोग याद रखिए कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और किसी एक बॉडी का एंड पॉइंट आ रहा हो, है ना, तो नॉर्मल की डायरेक्शन दूसरे बॉडी से डिसाइड होती। ठीक है, एंड पॉइंट आ रहा हो और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो कि एक बॉडी पे नॉर्मल किसी दूसरी डायरेक्शन में, दूसरे बॉडी पे नॉर्मल किसी दूसरे डायरेक्शन में है, तो क्या करना होगा हमको? जिसका एंड पॉइंट नहीं आ रहा है उससे डिसाइड होगा। यस सर। इज दिस क्लियर बच्चों? सर हम्म। सर हम लोग रॉड और ब्लॉक के बीच में कॉमन नॉर्मल इसलिए नहीं ढूंढ रहे ना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मतलब सी, हमने कॉमन नॉर्मल, अपने को पूरी रॉड का नॉर्मल तो देखना ही नहीं है ना। सी, द एंटायर रॉड इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक। व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज एंटायर रॉड is not in contact with the block. Only end B is in contact, right? So now आपको क्या ढूंढना है? You have to find common normal between point B and the vertical surface of the block. है ना? Common normal will be decided by that body. Common normal will not be decided by that body. Whose contact point is end point of that point. Whose contact point is end point, है ना? ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। तो उस हिसाब से देखो क्या होगा। ये अगर हमारे सामने रॉड है और ये कांटेक्ट में है किसके? एक इस तरह के ब्लॉक के, तो क्या होगा? दोनों का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। सीधा सीधा सा कंसेप्ट तो यही है बच्चों। ठीक है, तभी ये कांटेक्ट में रह पाएंगे, है ना? तो थोड़ी देर बाद से स्थिति क्या हुई? थोड़ी देर बाद ब्लॉक मान लो यहाँ आगे पहुंच गया सर।
अब ये वाला एंड पॉइंट तो यहीं पे रहना है, तो क्या होगा, ये रॉड कुछ ऐसी स्थिति में है। आ जानी चाहिए कि नहीं? यस देखो रॉड का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, रॉड का देखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो, उस डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इतना ही है कि नहीं, यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज। तो बेसिकली हमने क्या किया, रॉड को अलग से बना लिया, ये रही रॉड, ये एंगल है थीटा, रॉड की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल आएगा थीटा। तो मान लो इसको v डैश मान लिया, तो क्या लिखेंगे, v डैश साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। हमें ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है ना v, तो v डैश इस v डैश बेसिकली क्या है, v डैश इज वेलोसिटी ऑफ एंड b, तो वेलोसिटी ऑफ एंड b इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ एंड b कितना आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय साइन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? यस तो ये इस तरह से क्या है बच्चों, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनती है ना। एक और चीज समझो यहाँ पे क्या है, कि मान लो आपसे कह दिया जाए कि साहब एक वेज है ना, और उस वेज पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, ये ग्राउंड सरफेस, ये एंगल है थीटा, इस पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, है ना, ये स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड सरफेस भी स्मूथ है, दोनों का मास m हमें दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है, फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज। दोनों के एक्सेलरेशंस हमें पता करने। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम तो बड़ा ही सिंपल सा बनेगा, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम के नाम पे क्या क्या आएगा, mg, और जो वेज ने उस पे नॉर्मल लगाया होगा वो नॉर्मल, और ये एंगल थीटा होगा, है ना, या इधर से मैं बनाऊं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो जिस भी डायरेक्शन में जरूरत पड़ेगी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर वेज की अगर अपन बात करें, तो उस पर नॉर्मल लग रहा है ऐसे, नॉर्मल बाय ग्राउंड लग रहा होगा ऊपर,
और खुद का वेट लग रहा होगा mg। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ बच्चों मुझे, वेज किस डायरेक्शन में जा रहा हो? सर राइट में। राइट साइड में। यस सर। देखो बच्चों क्या होगा, अब वेज का एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली राइट में होगा, उसको ए मान लेते हैं, है ना। वेज का एक्सेलरेशन तो राइट में होगा, उसको ए मान लेते हैं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों? लेफ्ट में नीचे की तरफ। लेफ्ट में नीचे की तरफ होगा, है ना। बट क्या इस डायरेक्शन में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, will that be the acceleration with respect to ground? नो सर। सर वो तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। सर वो ब्लॉक के हाँ, रिस्पेक्ट में होगा। सर वो थोड़ा सा मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ चला जाएगा। है ना। देखो क्या होगा, थोड़ा अलोंग द इंक्लाइन भी जा रहा होगा और थोड़ा वेज के साथ भी जा रहा होगा, है ना। मतलब बेसिकली बात क्या है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज जो है, जो कि ये वाला है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज ही है इस डायरेक्शन। उसमें एक्सेलरेशन ऑफ वेज अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज में, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज में आप यदि ऐड कर दें एक्सेलरेशन ऑफ वेज तो क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पता चल जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों? तो ब्लॉक का यस सर। एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आ रहा होगा उस डायरेक्शन में कहीं पे आएगा। वो कुछ ऐसी डायरेक्शन भी आ सकती, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, थोड़ा साइड में भी हो सकता है ना। एग्जैक्ट तो इन दोनों का रेशो क्या है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये यस हमें सर। ध्यान रखना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन को हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट डायरेक्शन अपन को नहीं पता चलेगी क्या,
है ना। एग्जैक्ट डायरेक्शन पहले से बता सकते हैं क्या बच्चों अपन बिना इन दोनों को कैलकुलेट किए? नो सर। बिना इन दोनों कैलकुलेट किए एग्जैक्ट डायरेक्शन अपन नहीं बता सकते, है ना। तो इनको पता कर लेते हैं अपन, तो है ना, इन दोनों को पता कर लेते हैं, उससे काम बन जाएगा हमारा, क्यों बच्चों। अब देखो, फोर्स के बारे में बात करें तो ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल के साथ एंगल भी थीटा होगा, तो इधर फोर्स लग रहा होगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा n sin थीटा। तो n sin थीटा को m a के इक्वेट कर दूं क्या? ये इक्वेशन किस पे बनाई है अपन ने? ऑन द वेज। किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। और ब्लॉक पर अगर इक्वेशन बनानी है तो क्या बनेगी बच्चों? देखो, इस डायरेक्शन में बना देते हैं ब्लॉक पर। mg का इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो mg cos थीटा आ जाएगा, और इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो आ जाएगा mg sin थीटा। तो अलोंग द वेज जो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय इस डायरेक्शन में। तो एक तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। अब ध्यान दो, इसका टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों के एडिशन से डिसाइड होता है ना बेटे। ये तो रिलेटिव एक्सेलरेशन और ये वेज का एक्सेलरेशन, है ना। तो हमें क्या करना होगा? अब मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेज के एक्सेलरेशन का जो ऊपर कंपोनेंट आ रहा है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो नेट एक्सेलरेशन पता है क्या होगा? ए रिलेटिव माइनस ए कॉस थीटा। ए रिलेटिव माइनस ए कॉस थीटा ऐसा आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस। यस। सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन ये तो तब होगा जब ए रिलेटिव और नहीं सर, सॉरी सर, बराबर है। है ना। भाई देखो, हमें अभी भी नहीं पता कि ए रिलेटिव ज्यादा है या ए कॉस थीटा ज्यादा है। वैसे वैसे देखो, ए रिलेटिव ही ए कॉस थीटा से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नेट इसी डायरेक्शन में तो आना तो चाहिए, है ना। एक कंपोनेंट जो आना चाहिए वो तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। यस अच्छा, सर। एक एक इक्वेशन हम कौन सी लगा देंगे? एक इक्वेशन आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगा सकते थे, इस डायरेक्शन। किस पर? ब्लॉक पर। इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक। देखो, ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है
नॉर्मल ऐसे, एक लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाओगे तो mg माइनस एन कॉस थीटा, ये फोर्सेस आएंगे, इक्वल टू कितना, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में है रिलेटिव एक्सेलरेशन, इधर है वेज का एक्सेलरेशन। अब नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन पता लगाना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का इस तरफ कंपोनेंट ले लें, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा ए रिलेटिव कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए रिलेटिव इंटू साइन थीटा, और इधर आ जाएगा ए रिलेटिव इंटू कॉस। तो नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन तो ए रिलेटिव साइन थीटा ही आया, एम जी माइनस कॉस थीटा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए रिलेटिव साइन थीटा, ये तीसरी इक्वेशन है। अब जो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना है अपने को, है ना। इक्वेशन 1 थी n sin थीटा इक्वल टू ma, दिस वाज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 थी mg sin थीटा इक्वल टू एम m into a relative माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज into cos थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 3 आप क्या करो, एलिमिनेट n, that is substitute n from 1 in 3, तो n 1 से आ जाएगा ma बाई साइन थीटा, वो वैल्यू पुट कर दो, तो mg माइनस ma बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m a रिलेटिव साइन g माइनस a कॉट थीटा इक्वल टू a रिलेटिव इंटू साइन। फिर क्या करें, इक्वेशन 2 से a रिलेटिव की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ Yes, जाएगा please. g माइनस a कॉट थीटा इज इक्वल टू ए रिलेटिव क्या है, g साइन थीटा प्लस ए डब्ल्यू कॉस थीटा, g साइन थीटा प्लस ए डब्ल्यू कॉस थीटा दैट मल्टीप्लाइड बाय साइन। ये एक्सप्रेशन ऑफ वेज ही है, एक्चुअली ये चीज है ना।
यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा g माइनस g साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा साइन। तो आ जाएगा g इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज कॉट थीटा को लिख लो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन इक्वल टू जी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ वेज की क्या वैल्यू आ गई जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर क्यों बेटा यस और एक बार ये एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ गया तो फिर आप इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पता लगा ही सकते है ना। ए रिलेटिव क्या है जी साइन थीटा प्लस ए डब्ल्यू कॉस थीटा। ए रिलेटिव इज जी साइन थीटा प्लस ए डब्ल्यू कॉस थीटा। तो जी साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से जी साइन थीटा कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये ए रिलेटिव है सर। ये बात समझ में आ रही है? यस ये बात है ठीक है। तो ठीक है बच्चों है ना। अभी के लिए हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग क्या है सेक्शन ई तक कंप्लीट कर सकते हो बेटे इसका ठीक है। ओके सर। सर ये नोट सर आप ये नोट सेव करके शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ सेव सेव वही सेव ही करने जा रहा हूँ मैं। आई जस्ट सेव देम शेयर कर देंगे है ना। ओके सर थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चों थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू सर।